नमस्कार साथियों। आज का ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। आज हम लोग जानने वाले हैं कि कहानी के कितने तत्व होते हैं और उपन्यास के कितने तत्व होते हैं। तो इस प्रश्न को जो है एग्जाम में पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो आप लोग जो है इस वीडियो को बिल्कुल मिस मत करना। तो चलिए बिना देर किए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बिल्कुल आसान से आसान शब्दों में समझने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन है कि कहानी के तत्वों अथवा विशेषताओं को प्रस्तुत करें। पहले आपको बताना है कहानी के कितने तत्व होते हैं और फिर सभी तत्वों के विशेषताओं के बारे में बताना है। अथवा में पूछा गया है कि उपन्यास के तत्वों अथवा विशेषताओं का वर्णन करें, यानी कि जो उपन्यास है इनके तत्वों के बारे में आपको बताना है। बेसिकली आपको अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कहानी के तत्व बताएं, या आपको प्रश्न पूछा जाता है एग्जाम में कि उपन्यास के कितने तत्व होते हैं, तो जो हम आपको आंसर लिखा रहे हैं आपको इसी आंसर को लिख कर आ जाना है। आपके जो है काफ़ी अच्छे मार्क्स आने वाले हैं। दोस्तों आपको बेसिकली यहाँ पर ये समझना है कि कहानी के जो तत्व होते हैं वही तत्व जो है उपन्यास के भी होते हैं। ऐसे में जो है अलग अलग इसका आंसर करने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है। आप अगर उपन्यास के 6 तत्व जान गए तो आप जो है कहानी के भी 6 तत्व को लिख पाओगे। तो बेसिकली उपन्यास होता क्या है? उपन्यास जो है एक कहानी ही होता है। इसमें बस अंतर इतना है कि कहानी जो होता है उसमें कम घटनाएं होती है, कम चरित्र होता है और कम पात्र होते हैं। जबकि जो उपन्यास होता है इसमें जो है अधिक घटनाएं होती है, अधिक पात्र व चरित्र होता है। बस इतना ही अंतर है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इसका परिचय देखते हैं। कहानी और उपन्यास दोनों में जो है 6 मूल तत्व होते हैं। जो कहानी है और जो उपन्यास है इन दोनों का जो है 6 मूल तत्व होता है। ठीक है। कथानक या कथा वस्तु, तो पहला हो गया कथानक या कथा वस्तु। यहाँ पर आपको दो नहीं समझ लेना है। कथानक या कथा वस्तु एक ही तत्व है। ठीक है। तो आप कथानक कह सकते हो या कथा वस्तु कह सकते हो। इसके अलावा पात्र या चरित्र हो गया दूसरा। पात्र या चरित्र का मतलब जब आप कोई भी मूवी देखते हो तो उसमें जो कैरेक्टर होता है, जो हीरो हीरोइन होता है, उसी को पात्र या चरित्र कहा जाता है। तो इस प्रकार से दूसरा हो गया पात्र या चरित्र। तीसरा हो गया देश काल वातावरण। चौथा हो गया कथोपकथन या संवाद। कथोपकथन या संवाद जो है एक ही तत्व है, तो अलग अलग मत समझना आप। ठीक है। इसके अलावा है भाषा शैली और अंत में है उद्देश्य। इस प्रकार से जो है कहानी और उपन्यास में 6 तत्व होते हैं। दोनों में प्रमुख अंतर यह है कि उपन्यास की जो कथा वस्तु है वो बड़ी और विस्तृत होती है, जबकि कहानी की जो कथा वस्तु होती है वो छोटी होती है, वो एकल होती है। इसका मतलब ये है कि जब भी कहानी की बात आती है तो कहानी में जो है एक घटनाएं होती है और इसमें कम पात्र या चरित्र होता है। जबकि जो उपन्यास होता है इसमें एक से अधिक कथा होती है, एक से अधिक घटनाएं होती है, एक से अधिक जो है चरित्र होता है और इसमें चरित्रों की संख्या जो है कहानी की तुलना में अधिक होती है। तो आपको इतना ही समझना है कि उपन्यास में एक से अधिक घटनाएं होती है, एक से अधिक पात्र होते हैं, जबकि कहानी में जो है एक ही घटना होता है। ठीक है। वही यहाँ पर कहा गया है कि जो उपन्यास है उसमें कई घटनाएं होता है, यानी एक से अधिक घटनाएं होती है। पात्र व जो चरित्र होती है ना इनकी संख्या अधिक होती है। जबकि जो कहानी होता है उसमें आमतौर पर एक ही घटना होता है, एक ही घटना होती है। यही कारण है कि कहानी जो है तुरंत समाप्त हो जाता है, जबकि उपन्यास बहुत लंबे समय में समाप्त होता है और कहानी का जो है विस्तार क्षेत्र बहुत कम होता है। आप 1 घंटे में खत्म कर सकते हो, जबकि उपन्यास जो है आपको पूरे 1 दिन लग सकता है खत्म करने में। तो वही अंतर है कि कहानी छोटा होता है जबकि उपन्यास बड़ा होता है। बस इतना ही अंतर है और कहानी और उपन्यास में कोई बड़ा अंतर नहीं है। इस प्रकार से कहानी में एक घटनाएं होती है और कम चरित्र व पात्र होता है। इसके अलावा उपन्यास लिखने में अधिक समय लगता है, जबकि कहानी को बहुत कम समय में लिखा जा सकता है। इसके अलावा कहानी और उपन्यास में जो अंतर है वो ये है कि उपन्यास को लिखने में जो है अधिक समय लगता है। ठीक है। और जो कहानी लिखा जाता है उसको लिखने में कम समय लगता है। तो बेसिकली उपन्यास और कहानी में यही अंतर है। उसके बाद हम लोगों को नेक्स्ट हेडिंग बनाना है कहानी के तत्व। अगर आपको उपन्यास पूछा जाता है तो यहाँ पर आप लिख देना उपन्यास के तत्व, इतना ही अंतर है। इसके अलावा कहानी के जो है 6 मूल तत्व माने जाते हैं जो इस प्रकार से है। और जब आप उपन्यास लिखोगे तो यहाँ पर लिख देना है आपको कि उपन्यास के 6 मूल तत्व माने जाते हैं जो इस प्रकार से है। उसके बाद आपको कोई भी चेंज करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसे में जहां जहां आपको कहानी लिखा गया है वहां पर आप केवल उपन्यास कर देना है, आपको उपन्यास का आंसर तैयार हो जाएगा। इसमें आपको बहुत ज्यादा सुधार करने की आवश्यकता नहीं है। हालांकि आप लोग अगर कहोगे तो इसका PDF जो है टेलीग्राम में आपको दे दूंगा, तो आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसका आंसर पूरा आपको पहले समझना है। पहली है कथानक या कथा वस्तु। तो जो कहानी का पहला तत्व माना जाता है या उपन्यास का, उसे कथानक या कथा वस्तु कहा जाता है। कथानक कथा वस्तु क्या है? तो कथानक एक कहानी होता है जिसमें
विभिन्न घटनाएं, पात्र व चरित्र होते हैं जो कहानी को आगे बढ़ाता है। कहानी कोई भी हो गया, या कोई भी आप मूवी देखते हो तो मूवी भी एक कहानी है ना। तो जब भी कोई मूवी होता है तो उसमें एक से अधिक घटनाएं होती है, अलग अलग घटना होता है, अलग अलग क्षेत्र में, अलग अलग स्थान में घटनाएं होती है। इसके अलावा उसमें जो है केवल हीरो और हीरोइन ही नहीं होती है, उसमें जो है हीरो और हीरोइन के अलावा बहुत सारे पात्र या चरित्र होते हैं। तो इस प्रकार से कोई भी कहानी में विभिन्न घटनाएं होती है, उसमें पात्र व चरित्र होता है यानी कैरेक्टर होता है, जिससे कहानी आगे बढ़ता है। अगर केवल हीरो और हीरोइन रहेगा तो उससे कहानी आगे नहीं बढ़ पाएगा। इस तरह से जो है कथानक कहानी की रीढ़ होती है, जो सभी घटनाओं और प्रसंगों को एक व्यवस्थित रूप में प्रस्तुत करता है। इस प्रकार से जो कथानक होता है, जो कथा वस्तु होता है, कहानी की रीढ़ मानी जाती है। जब तक कथा नहीं होगा तब तक कहानी नहीं बनेगा, जब कहानी नहीं बनेगा तब आप कोई मूवी ही नहीं बनेगा। तो इस प्रकार से कथानक का होना बहुत ही जरूरी है। और जो कहानी होता है उसमें बहुत सारी घटनाएं होती है, जो बातचीत होता है उसमें वो व्यवस्थित रूप से प्रस्तुत किया जाता है। एक अच्छे कथानक में जो है मौलिकता, रोचकता और जिज्ञासा जैसे गुण होता है। जो एक अच्छा कथानक होता है, जो एक अच्छा कहानी होता है, वो मौलिक होता है, वह जो है रोचक होता है। आप जब कोई भी अच्छे मूवी को देखते हो तो रोमांच बना देता है, क्या नहीं। और जो है आप जब उसको देखते हो तो आपका जिज्ञासा बढ़ता है कि क्या मूवी बनाया है ना। तो ऐसे में जो है जो एक अच्छा कथानक होता है उसमें मौलिकता होती है, रोचकता होता है, जिज्ञासा होता है, कहानी को प्रभावशाली बनाता है जिससे पाठक कथा से जुड़ पाते हैं। तो इन सभी कारणों से जो है कहानी को प्रभावशाली बनाया जाता है, और पाठक जो होता है यानी कि जो श्रोता होता है, जो ऑडियंस होता है, कहानी के साथ जुड़ पाता है। दूसरा है पात्र या चरित्र यानी कैरेक्टर। आप हीरो और हीरोइन यहाँ पर मान सकते हो, उसी को ही पात्र या चरित्र कहा जाता है। कहानी में जितने कम पात्र होते हैं कहानी उतनी ही उच्च कोटि की मानी जाती है, क्योंकि बहुत अधिक पात्र होने से उनको ज्यादा महत्व नहीं मिल पाता है। लेकिन अगर कम पात्र व चरित्र है तो उनको जो है जितना महत्व मिलना चाहिए उससे अधिक उनको महत्व मिल पाता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि कहानी में जितने कम पात्र होगा, यानी कि मान लो आप कोई भी मूवी देख रहे हो, उसमें अगर 100 से अधिक कैरेक्टर है, 100 से अधिक जो है हीरो हीरोइन है, तो आप जो है कथा को समझ ही नहीं पाओगे, आपको बोरिंग लगेगा। लेकिन उसमें 2 हीरो हीरोइन है और इसके अलावा उनका कोई दोस्त है, तो इसमें 5 से 6 कैरेक्टर हो गया, तो आपको समझने में कथा आसानी होगी और आपको जो है वो रोचक लगेगा, देखने में बोझिल नहीं लगेगा। इसी प्रकार से जितने कम पात्र व चरित्र होता है कहानी उतनी ही उच्च कोटि की मानी जाती है, क्योंकि बहुत अधिक अगर पात्र या चरित्र रखा जाएगा तो जितना महत्व उसको मिलना चाहिए कहानी में उतना महत्व मिल ही नहीं पाएगा। जैसे कि आप कोई भी मूवी देखते होंगे तो उसमें कोई ऐसा चरित्र आता है जिसको बहुत कम महत्व दिया जाता है, समझ रहे हो ना। तो इस प्रकार से जिसमें कम पात्र होगा, कम चरित्र होगा, वही जो है एक उच्च कोटि की कहानी मानी जाएगी। कोई भी लेखक जो है चरित्र को स्वाभाविक व स्वतंत्र रखता है, ताकि पाठक को यह ना लगे कि जो चरित्र है लेखक द्वारा कठपुतली बनाया गया है, बल्कि पात्रों में स्वाभाविकता का होना आवश्यक है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये कहा गया है कि चरित्र को जो है स्वाभाविक व स्वतंत्र होना चाहिए, तभी जो है पाठक उनसे जुड़ पाता है। अगर चरित्र जो है लेखक द्वारा कठपुतली बना दिया जाएगा तो ऐसे में जो कहानी है वो स्वाभाविक नहीं लगेगा, वो वास्तविक नहीं लगेगा, वो सत्य नहीं लगेगा। जैसे कि दोस्तों मान लो कोई भी मूवी है, उसमें इस प्रकार से डायरेक्ट किया जा रहा है कि हीरो को जो है मरना पड़ रहा है और कुछ देर के बाद हीरो को फिर से जीवित किया जा रहा है, तो क्या लगेगा? ये जो कहानी है कहीं ना कहीं वास्तविक नहीं लगेगा, सत्य नहीं लगेगा, है ना। इस प्रकार से जो लेखक होता है, जो कहानी लिखता है, वो इस बात को ध्यान में रखता है कि जो चरित्र है वो स्वतंत्र है, यानी जैसे जैसे कहानी बढ़े वैसे वैसे जो चरित्र है वो काम करे। ऐसा नहीं कि जो लेखक चाहेगा वही उस चरित्र को करना पड़ेगा, तो ऐसे में जो है चरित्र का महत्व ही नहीं रह जाएगा और कहानी वास्तविक नहीं लगेगी। तीसरा है देशकाल वातावरण। देशकाल वातावरण का मतलब क्या है? कहानी में जो है विश्वसनीयता बढ़ाने के लिए देशकाल वातावरण का सही चित्रण करना जरूरी है। जिस समय की कहानी है उस समय का वातावरण, स्थान और वेशभूषा कहानी को जीवंत बनाती है, जिससे लगता है कि यह कहानी वास्तविक है। यानी कि साथियों, देशकाल वातावरण का मतलब ये होता है कि जब भी कोई कहानी बनाई जाएगी तो उसमें ये ध्यान रखा जाएगा कि जिस समय का कहानी है उस समय का जो है वेशभूषा को पहनाया जाए, उस समय के जो स्थान था उस स्थान को दिखाया जाए, तभी जो है ऑडियंस उससे जुड़ पाएगा। अगर मान लो कहानी है आज से 1000 साल पहले की, लेकिन जो है आप आज का वेशभूषा को दिखा रहे हो मूवी में, तो ऐसे में जो है कहानी के साथ ऑडियंस नहीं जुड़ पाएगा। मान लो अगर भगवान राम के जो है कथा के बारे में
कहीं पर स्टेज पर मंचन करना है या उनको दिखाना है, तो जो है उस समय का जो वेशभूषा था उसको पहनाया जाता है, जो एक्टर या एक्ट्रेस होती है, ताकि जो है ऑडियंस जुड़ सके। और उस समय जो परिस्थिति थी, उस समय जो स्थान में वो रहते थे, उनको दिखाया जाता है ताकि ऑडियंस उनसे ज़्यादा जुड़ सके। इस प्रकार से कहानी में विश्वसनीयता बढ़ाने के लिए देश काल वातावरण का जो है सही से वर्णन करना होता है, चित्रण करना होता है, ताकि जो है ऑडियंस कहानी के साथ जुड़ सके। चौथा है कथोकथन या संवाद। संवाद योजना कहानी को रोचक और सजीव बनाती है। संवाद का मतलब क्या होता है? जब दो लोग बात करते हैं तो उसी को संवाद कहा जाता है, क्योंकि दोस्तों जब तक दो लोग बात नहीं करेंगे तब तक जो है कहानी आगे बढ़ेगा ही नहीं। इसी प्रकार से संवाद योजना जो होता है कहानी को रोचक बनाता है, सजीव बनाता है। संवाद जितना छोटे और चुस्त होती है उतना ही ज्यादा दर्शक आसानी से जुड़ पाते हैं। यानी कि दोस्तों जो संवाद होता है वो जितने कम समय में बोला जाए, जितना छोटा होगा उतना ज्यादा ऑडियंस उससे रिलेट कर पाएगा। इसीलिए जब भी कोई कहानी लिखी जाती है तो लेखक इस बात को ध्यान में रखता है कि जो वाक्य है, जो संवाद है, जो बातचीत है, वो बहुत लंबा तक बात ना हो, बल्कि छोटा हो, चुस्त हो, ताकि दर्शक उनसे जुड़ सके। मान लो कोई भी संवाद है दोस्तों, हीरो और हीरोइन ही केवल पूरा अंत तक बात कर रहा है, 2 घंटे तक वही केवल बात कर रहा है, वहां पर कोई घटना ही नहीं दिखा रहा है और कुछ कहानी ही नहीं बता रहा, केवल हीरो और हीरोइन बात कर रहा है, तो ऐसे में दर्शक नहीं जुड़ेगा ना। इसीलिए संवाद छोटा होना चाहिए और चुस्त होना चाहिए ताकि ऑडियंस उससे जुड़ सके। लंबे संवाद होने से कहानी की जो है कथा बोझिल हो जाती है, जिससे कहानी धीमी गति से बढ़ने लगती है। यही कारण है कि दर्शक जो है कहानी से नहीं जुड़ पाते हैं। इसलिए एक अच्छे संवाद उसे माना जाएगा जो छोटे, चुस्त और गतिशील हो। यानी कि जब संवाद बहुत लंबा होता है तो ऐसे में जो कथा होती है बोझिल हो जाती है और जो इस कहानी का गति है वो धीमी पड़ जाती है। इसलिए संवाद जो है बहुत लंबा नहीं होना चाहिए, छोटा, चुस्त और गतिशील होना चाहिए। छोटा, चुस्त और गतिशील का मतलब ये है कि जब कोई संवाद छोटा होगा, चुस्त होगा और कहानी को भी आगे बढ़ाएगा, तभी तो जो है ऑडियंस इससे जुड़े रहेगा, वरना ये जो कथा है वो बोझिल हो जाएगा। पांचवा है भाषा शैली। कहानी की भाषा सरल, स्पष्ट और समझने योग्य होनी चाहिए। इसका मतलब ये है कि कहानी की जो भाषा है जितना आसान होगा, जितना स्पष्ट होगा, जो ऑडियंस समझ सकेगा, तो ऐसे में जो है कहानी के साथ ज़्यादा लोग जुड़ेंगे। अगर मान लो कोई भी कहानी है उसकी भाषा आप समझ ही नहीं पा रहे हो, तो ऐसे स्थिति में जो है कहानी के साथ ज़्यादा लोग नहीं जुड़ेंगे। इसीलिए लेखक का यह कोशिश होता है कि जितना आसान से आसान हो भाषा का प्रयोग किया जाए, ताकि अधिक से अधिक ऑडियंस इससे जुड़े। जटिल भाषा होने से कहानी की जो स्वाभाविकता है वो खत्म हो जाती है और दर्शक भी जो है कहानी के साथ नहीं जुड़ पाते हैं। यानी कि मान लो कोई भी कठोर भाषा लिया गया या जटिल भाषा लिया गया तो ऑडियंस उसको समझ ही नहीं पाता है। जब समझेगा नहीं तो ऑडियंस वहां पर रहेगा नहीं, वो जो है मूवी खत्म होने से ही पहले भाग जाएगा। यदि भाषा आसान और स्पष्ट हो तो जो श्रोता होता है, जो ऑडियंस होता है, कहानी के साथ जो है ज्यादा जुड़ते हैं और कहानी का आनंद लेते हैं। यानी कि अगर कोई भी मूवी है उसमें भाषा आसान है तो ऐसे में जो है अधिक ऑडियंस जुड़ते हैं और कहानी का आनंद लेते हैं। लेकिन अगर कोई जटिल भाषा में मूवी रिलीज किया गया है जो ऑडियंस नहीं समझ रहा है तो उसमें ऑडियंस ज्यादा देर तक टिकेगा नहीं, बहुत जल्दी भाग जाएगा। इस तरह से आसान भाषा किसी भी कहानी को प्रभावशाली बनाती है और कहानी का भाव और अभिव्यक्ति अच्छी तरह से व्यक्त होती है। यानी कि दोस्तों जब कोई भी कहानी में भाषा आसान होगा तो ऐसे स्थिति में उस कहानी के माध्यम से जो भाव दिखाना चाह रहा है वो ऑडियंस आसानी से समझ पाएगा। उसमें जो है जो अभिव्यक्ति की जा रही है, जो ऑडियंस तक पहुंचाना चाह रहा है, उसको जो है ऑडियंस आसानी से समझ पाएगा। तो इस प्रकार से भाषा आसान होनी चाहिए। और अंत में है उद्देश्य। जब भी कोई भी कहानी लिखा जाएगा उसके पीछे कोई ना कोई उद्देश्य होगा। जब भी कोई भी उपन्यास लिखा जाएगा उसके पीछे कोई ना कोई उद्देश्य जरूर होगा। बिना उद्देश्य के कोई भी कवि या लेखक कहानी या उपन्यास को नहीं लिखते हैं, ये आपको ध्यान में रखनी ही है। प्रत्येक कहानी का उद्देश्य केवल मनोरंजन करना नहीं होता, बल्कि घटनाओं और पात्रों के संवादों के माध्यम से कहानी विभिन्न उद्देश्यों के लिए लिखी जाती है। यानी कि जो कहानी होता है, जो उपन्यास होता है, उसको केवल मनोरंजन के लिए ही नहीं लिखा जाता है, बल्कि जो घटनाएं होती है समाज में या कुछ ऐसी जागरूकता फैलानी हो तो भी जो है कहानी या उपन्यास को लिखा जाता है, ताकि समाज में जागरूकता फैलाई जा सके। जैसा कि सामाजिक बुराइयों पर प्रहार करना या व्यक्ति और समाज के आचरण में सुधार लाना।
तो इस प्रकार से जब भी कोई कहानी या उपन्यास लिखा जाएगा तो इसका मुख्य उद्देश्य अलग अलग हो सकता है। जैसे कि अगर समाज में बुराइयां फैली हुई है तो उस बुराइयों पर प्रहार करने के लिए, उस पर अटैक करने के लिए भी जो है कोई भी कहानी या उपन्यास को लिखा जाएगा, ताकि जो है जो व्यक्ति का विचारधारा पहले से जो बन चुका है उस विचारधारा को सुधारा जा सके, उनकी जो मानसिकता बन चुकी है उसके मानसिकता में सुधार लाया जा सके, ताकि समाज में बदलाव आ सके, समाज में सुधार हो सके। तो इस प्रकार से अलग अलग उद्देश्य हो सकता है किसी भी कहानी या उपन्यास को लिखने के लिए। इस प्रकार से यहाँ पर समाप्त होता है। मैं आपको जो है हिंदी मेजर पेपर 7 का कुछ VVI क्वेश्चंस बताया था और ये भी कहा था कि जितने भी हमने आपको प्रश्न बताया हुआ है 100% आने की गारंटी है। तो कौन कौन से प्रश्न है थोड़ा सा आप देख लो। जैसे कि पहला क्वेश्चन है रचनात्मक लेखन, इसका आंसर हमने करवा दिया है। और इन सभी प्रश्न का वीडियो कहाँ मिलने वाला है, तो डिस्क्रिप्शन में जो है इसका लिंक दिया हुआ है प्लेलिस्ट का, वहाँ पर जाके आप सभी क्वेश्चन को देख सकते हो। या तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हो, ताकि वहाँ पर जो इसका PDF है उपन्यास के तत्व के बारे में, तो मैं आपको उसको सुधार के जहाँ जहाँ थोड़ा बदलाव करना है उपन्यास के तत्व में बदलाव करके आपको PDF दे दूंगा। तो आप जो है वहाँ पर जाके PDF इसका देख सकते हो। दूसरा क्वेश्चन भी हमने करवा दिया है, तीसरा क्वेश्चन भी हमने करवा दिया है। आपने अगर नहीं देखा है तो जाके डिस्क्रिप्शन में इसका प्लेलिस्ट देख सकते हो। चौथा जो है कहानी के तत्व, ये भी आज हमने आपको करवा दिया है। और इसी के साथ आपका जो उपन्यास है इसके तत्व भी समाप्त हो जाता है इसी वीडियो में, क्योंकि मैंने आपको बताया भी था कि जो उपन्यास के तत्व होते हैं 6, वही 6 तत्व हिंदी के भी होते हैं। बस अंतर इतना ही होता है कि जो उपन्यास है उसमें एक से अधिक घटनाएं होती है, उसमें अधिक चरित्र व पात्र होते हैं, जबकि जो कहानी होता है उसमें जो है एक ही घटना होता है, कम पात्र व चरित्र होता है, बस इतना ही अंतर है। बाकी दोनों के 6 ही तत्व होते हैं, ठीक है। तो आप जो है इसका आंसर भी लिख के आ जाते हो ना, तो आपके एक भी मार्क्स नहीं कटने वाले, समझ रहे हो। इस प्रकार से हमने 5 क्वेश्चन आपको करवा चुका है। सारे वीडियो जो है प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। और जो छठा क्वेश्चन है स्क्रीन पर आप क्लिक करके देख सकते हो। आज के लिए इतना ही। आप लोगों से बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।